हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मेटलर्जी का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। और पिछले लेक्चर के अंदर हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर और जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना सीखा था। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं। उस 4 स्टेप में से 2 स्टेप्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। पहला हमने कर लिया कंसंट्रेशन ऑफ ओर और सेकंड कर लिया हमने कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। इसमें एक बहुत ही हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी से हमें समझ में आएगा कि कैसे हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल्स। सबसे पहले 2 मेथड्स हैं हमारे पास। पहला मेथड्स है अलिंगम डायग्राम। पहला मेथड कौन सा है? अलिंगम डायग्राम। और दूसरा मेथड रहेगा हमारे पास रिड्यूसिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल्स। क्या कर दूसरा कौन सा रहेगा? मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के कितने मेथड हैं? 2। एक तो हम किसका यूज करेंगे? अलिंगम डायग्राम का यूज करेंगे। और दूसरा हम क्या करेंगे? रिड्यूसिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। उसमें हम 4 मेथड पढ़ेंगे। पहला है रिडक्शन बाय हीट। हीट करके रिडक्शन करेंगे, उसको हम बोलेंगे पायरोमेटलर्जी। रिडक्शन बाय कोक, उसको हम बोलेंगे स्मेल्टिंग। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। और हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो ये 4 मेथड्स हमें करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अलिंगम डायग्राम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते भी हैं। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम भी रहती है इस टॉपिक के अंदर कि बहुत ही कम समझ में आता है। तो आज आप भी केयरफुली इस टॉपिक को देखें और आई होप कि आपको ये बहुत आसान लगेगा। जो सबसे मुश्किल टॉपिक है इस चैप्टर का, अलिंगम डायग्राम। अलिंगम एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने बताया था कि कैसे हम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं मेटल के अंदर। तो उसको हम बोलते हैं अलिंगम डायग्राम। अब हम चर्चा कर लेते हैं अलिंगम डायग्राम क्या होता है। अलिंगम डायग्राम के द्वारा आप क्या करोगे? हाउ यू डिसाइड दैट केमिकल रिएक्शन विल प्रोसीड इन राइट डायरेक्शन। आप ये डिसाइड करोगे कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर या राइट डायरेक्शन के अंदर। हाउ यू डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कैसे आप स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करोगे केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो सबसे पहले +1 का एक हमारे पास इक्वेशन है। उस इक्वेशन से आप भली भांति परिचित भी हैं। फिर भी मैं आपको एक रिपीट करवाना चाहता हूँ। इक्वेशन वो कौन सी है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें क्या होता है आपके पास? अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो आपकी रिएक्शन कैसी होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, यानी रिएक्शन एनर्जी के बगैर फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। और डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब वो रिएक्शन कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम के अंदर है। और डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो वो रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस है। ये सभी नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है और स्पॉन्टेनियस क्या होता है, ये सभी हमने टॉपिक डिस्कस किए थे +1 क्लास के अंदर। ठीक है, तो आपके लिए ऐसी हम रिएक्शन बनाएंगे कि जो रिएक्शन आपकी कैसी हो? स्पॉन्टेनियस इन नेचर हो। और स्पॉन्टेनियस इन नेचर में डेल्टा जी कैसा होता है? नेगेटिव। और डेल्टा जी पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे हम इसको? नॉन स्पॉन्टेनियस। जो डेल्टा एच है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो डेल्टा एच है उसका जो डेटा है, भी डेल्टा एच कितना है वो हमें प्रैक्टिकली मिल जाएगा। जब हम रिएक्शन करने जाएंगे तो उस टाइम हमें पता होगा, लिखा हुआ मिल जाएगा हमें कि डेल्टा एच इसका इतना है। यानी इस रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है या एनर्जी आपके पास रिलीज हो रही है। ठीक है, तो रिलीज हो रही है तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, और अब्जॉर्ब हो रही है तो कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है। रही बात टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो है वो आपको जब रिएक्शन करते हो तो आपको पता होता है कि आप रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे कर रहे हो। ये वैल्यू भी आपको पता होगी और डेल्टा एच भी आपको पता होगी। रही बात किसकी? डेल्टा एस। और डेल्टा एस क्या होता है आपके पास? है एंट्रोपी। बच्चों ये जो है ना, आज मैं आपको एंट्रोपी निकालना सिखा दूँगा। क्या निकालना सिखा देंगे बच्चों? एंट्रोपी निकालना सिखा देंगे। तो एंट्रोपी कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर तीनों ये वैल्यू पता होगी तो मुझे डेल्टा जी की वैल्यू निकालने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसमें देखिए, अलिंगम डायग्राम इज ए प्लॉट बिटवीन डेल्टा जी एंड टी। आपके पास एक ग्राफ है जो वाई एक्सिस के लोग तो हम लेंगे डेल्टा जी और एक्स एक्सिस के लोग क्या लेंगे? टी। हमने क्या कर दिया, अलग अलग रिएक्शन के लिए हमने ग्राफ बना दिया। क्या बना दिया बच्चों? ग्राफ। और ग्राफ किस किस के बीच में? गिव्स एनर्जी डेल्टा जी के बीच में और टी यानी टेम्परेचर के बीच में। और उसी ग्राफ को हम क्या कह सकते हैं, डायग्राम को क्या कह सकते हैं? अलिंगम डायग्राम। अलिंगम एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, अगर हम देखें 3 इक्वेशन से हम अलिंगम डायग्राम,
लिंगम डायग्राम वैसे तो गिवन होता है, फिर भी मैं आपको लिंगम डायग्राम याद भी करवा दूंगा काफ़ी हद तक, जिससे आपको क्वेश्चन के आंसर देने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहली इक्वेशन है C+O2CO, और दूसरी रिएक्शन है CO+O2CO2, और तीसरी रिएक्शन है C+O2CO2। देखो तीन रिएक्शन है, तीन रिएक्शन ये क्यों करा रहा हूँ कि यही तीनों रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है एलिंगम डायग्राम के अंदर। पहली रिएक्शन क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, और दूसरी रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और एक रिएक्शन ऐसी भी है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके डायरेक्ट क्या बना रहा है, आपके पास है CO2 गैस बना रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहली इक्वेशन उठा ली हमने और उसी से हम डिस्कस करेंगे। पहली इक्वेशन क्या है, C+O2 टू फॉर्म CO, C+O2 टू फॉर्म CO। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या थी, CO रिएक्शन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, और तीसरी रिएक्शन C+O2 CO2। अब देखिए आपको डेल्टा एस निकालना हो ना, तो गैसियस प्रोडक्ट में से गैसियस रिएक्टेंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। गैसियस प्रोडक्ट में से क्या माइनस कर देंगे बच्चों, गैसियस रिएक्टेंट, या आप ट्रिक कह लीजिए, फॉर्मूला कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आपका डेल्टा एस निकालने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। यहाँ से एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या लिख रहा है इसमें, गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं और उसमें से माइनस कर देंगे गैसियस रिएक्टेंट। तो देखिए आपके पास प्रोडक्ट, अब देखो मैंने जी लिखा है, इसका मतलब गैस है, कितने गैस है, एक है, और ये तो कार्बन सॉलिड ना, इसको तो काउंट नहीं करेंगे। और रिएक्टेंट में कितने आपके पास, हाफ, तो 1 माइनस हाफ, तो क्या आ जाए पास, हाफ, तो डेल्टा एस आ गया आपके पास हाफ। इसका मतलब कहने का मतलब डेल्टा एस आपका कैसा आया है, डेल्टा एस आया आपका पॉजिटिव। कैसा है बच्चों, पॉजिटिव। डेल्टा एच आपको कांस्टेंट मान के चलें, ठीक है आपका पॉजिटिव, डेल्टा एस के आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस रहने वाला है। और इस इक्वेशन की मैं कंपेयर कर लूँ, ठीक है ना, जैसे इसी इक्वेशन को मैं आगे पीछे भी तो लिख सकता हूँ ना। मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस प्लस एच, सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा। देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस प्लस डेल्टा एच। और इसकी अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, इसके अगर हम कंपेयर करें किसके साथ, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, तो साइन किसका आ जाए इसके आगे, माइनस का। इसका मतलब इस लाइन के लिए जब ग्राफ प्लॉट करूँगा तो y एक्सिस के लूँगा क्या लूँगा मैं, डेल्टा जी लूँगा, और x एक्सिस के लूँगा क्या लूँगा, t लूँगा। और ये जो आपके पास स्लोप है वो कितना आपके पास m होता है, और m की कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा s आएगा, और माइनस में आएगा तो ये क्या आएगा आपके पास, ग्राफ घटता हुआ, तो ये लाइन आएगी बच्चों। यानी ये जो मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ ये ग्राफ बनेगा डेल्टा जी और टी के बीच में। क्लियर है बच्चों, स्ट्रेट लाइन आता है ना, अब ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर आएगा, ओरिजिन से जाएगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखो, मैं आपको फिर बता देता हूँ। मान लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो ग्राफ आएगा आपका इस तरह से, यानी ओरिजिन से पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आपकी x की वैल्यू 0 होगी तब भी y की वैल्यू c यानी कुछ कांस्टेंट होगा। और अगर मैं कहता हूँ कि y इज इक्वल टू एम एक्स है, तो इसका जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसकी जो स्ट्रेट लाइन है कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। और अगर मैं कहूँ कि y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी है और फिर इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो आपको पता है ये ग्राफ घटता हुआ आएगा। सिर्फ 3 ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर c कांस्टेंट कुछ न कुछ है तो ओरिजिन से वो कभी भी पास नहीं होगा, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू सी आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू y की होगी जो कि c के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए आपके पास आ गया y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, और इसका ग्राफ ही आया। ये ग्राफ किसके लिए आया, c प्लस हाफ O2 टू फॉर्म c। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या था हमारे पास, देखिए बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल था कि CO आपके पास क्या था, गैस प्लस हाफ O2, ये भी क्या था आपके पास, गैस, और क्या बनाएगा CO2, ये भी क्या रहेगा, गैस। ठीक है बच्चों, तो इसमें अगर आप डेल्टा से निकालो तो गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, तो 1 माइनस, अब रिएक्टेंट में कितना है, CO भी तो गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, इसका 1 प्लस 1/2, तो
तो ये कितना हो जाएगा 1-3/2। ठीक, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1/2। यहाँ पे जो डेल्टा एस आया है वो कितना आगे पास है -1/2। तो मैं इसको लिख के छोड़ देता हूँ कि डेल्टा एस मेरे पास कैसा है, नेगेटिव आया। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है इक्वेशन क्या थी हमारे पास, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी जो टेम्परेचर है वो तो हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, जबकि डेल्टा एस कैसा आगे पास है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और बाहर क्या है, नेगेटिव। तो मेरी इक्वेशन किस में रिड्यूस होगी, मेरी इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस होगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, टी डेल्टा एस। और इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा, मैं आपको दोबारा से लिख के दिखा देता हूँ बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। तो यानी मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एस टी प्लस डेल्टा एच। इसकी कंपेयर करूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जो ग्राफ आएगा मेरे पास वो कैसा आएगा बच्चों, डेल्टा जी वाई एक्सिस के लॉन्ग लूँगा और टेम्परेचर किसके लॉन्ग लूँगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अब स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और सी की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो ग्राफ ऐसा आएगा। ये जो ग्राफ आएगा वो किसके इक्वल आएगा, CO प्लस हाफ O2 टू फॉर्म है CO2, इसके लिए ग्राफ आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी इसी लाइन में अगर ग्राफ बनाना चाहूँ तो मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर इसी डायग्राम में बनाना चाहूँ तो मेरा ग्राफ ये बनेगा। ये जो लाइन आई नीचे से ऊपर की तरफ, ओरिजिन से नहीं, ये जो लाइन आई वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, वो रिप्रेजेंट करेगी CO प्लस O2 टू फॉर्म CO2। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए बच्चों, नहीं तो आप डेल्टा से निकालने में गड़बड़ कर सकते हो। ये देखिए CO प्लस हाफ O2 CO2 बन जाएगा, गैसेज प्रोडक्ट माइनस गैसेज रिएक्टेंट 1 माइनस 1 प्लस 1/2, क्योंकि आपके रिएक्टेंट को है, दोनों ही गैसेज है। पिछली बार तो जो कार्बन था वो कैसा था, सॉलिड था। गैसेज लेने 1 माइनस 3/2, आपका आंसर आ जाएगा -1/2। डेल्टा जी इज इक्वल टू दिस, डेल्टा एस आपका नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, इसको हम y इज इक्वल टू सी प्लस एक्स हम लिख सकते हैं, या y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमारा ग्राफ कैसा आ जाएगा बच्चों, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कर लोगे ना, जैसा अभी मैंने उसी लाइन में दिखाया। अच्छा, उसका कैसे था, उसका नीचे था, ये किसका था, C प्लस हाफ O2 CO का था। अब जो नेक्स्ट बचा हमारे पास वो मैं आपको यही समझा देता हूँ, फिर हम जो हमारी स्लाइड के अंदर है उससे देख लेना। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, एक बार यहाँ पे देख लीजिए स्लाइड क्या है, मैंने आपको फिर भी बता दिया। किसी को दिक्कत आती है तो वो फिर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ये आपका डायग्राम है। ठीक, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या इक्वेशन है मेरे पास, नेक्स्ट इक्वेशन है कि C आपका सॉलिड है प्लस हाफ, हाफ नहीं आएगा यहाँ पे, हाफ नहीं आएगा। तीसरी इक्वेशन क्या थी मेरे पास, C प्लस O2, ये गैस है और ये क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा। सबसे पहले इसका मैं डेल्टा से निकाल लूँ, गैस इज प्रोडक्ट माइनस गैस इज रिएक्टेंट। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, CO2 के आगे 1 है, O2 के आगे 1 है, गैस इज प्रोडक्ट 1 है, गैस इज रिएक्टेंट भी 1 है। 1 माइनस 1 डेल्टा एस क्या आ जाएगा, 0, यानी आपके पास रिएक्शन कहाँ पे होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर। रिएक्शन कहाँ पे होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। अगर इसकी कंपेयर करें, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एस तो क्या हो गया पास, 0 हो गया, स्लोप तो 0 है, और ये जो डेल्टा एच है ये आपका कोई ना कोई कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, y इज इक्वल टू जो हम एम एक्स प्लस सी कर रहे हैं वो इसके पास बिल्कुल, ये जो x है सॉरी m जो है वो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, ग्राफ आएगा जैसे कहीं भी मैं c मान लूँ ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किसके लिए है, C प्लस O2 टू फॉर्म CO2, इसके लिए। और इससे जो इसको मैं यहाँ तक बढ़ा दूँ, और इसको जो ये नीचे आएगी ना, ये इक्वेशन किसके लिए है, ये इक्वेशन है C प्लस हाफ O2 CO2।
तो आई होप बच्चों आपको तीनों इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना आ गया और तीनों को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ठीक है बच्चों, देखिए किस तरह से इसमें आपका क्या हो गया, 1 - 1 जीरो हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो टी डेल्टा एस भी जीरो हो गया। तो क्या केवल क्या बचा आपके पास है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, यानी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक्स की वैल्यू कुछ भी बढ़ाते जाओ, वाई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। और जब आप एक्स की वैल्यू कुछ भी बढ़ाते जाओगे और वाई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तभी तो आपके ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी। ठीक है, ये देखिए क्लियर हुआ। इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। बिल्कुल आसान है ना ग्राफ बनाना, हमने आज आपको ग्राफ बनाना सिखा दिया है। ठीक है बच्चों, अगर बढ़े हम, ये देखिए पहले तो ये 1 बाई 1, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए, थर्ड, और ये जैसा मैंने बनाया उसके लिए वैसे आपने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ऊपर जा रहा है वो कौन सा है, CO प्लस O2 CO2, नीचे वाला कौन सा है, C प्लस O2 CO2, और थर्ड कौन सा है, C प्लस हाफ O2 CO। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है बच्चों, ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन रूप है लिंगम डायग्राम, ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा बनता है। ठीक है, ऊपर है CO प्लस O2 CO2, स्टेट वाला है C प्लस O2 CO2, और जो कम ही कम है वो नीचे है। ठीक है बच्चों, अब हम लिंगम डायग्राम के कंसेप्ट की बात कर लेते हैं कि क्या क्या ये कहने वाला है। फर्स्ट फैक्ट, इन लिंगम डायग्राम द लाइंस विच आर बिलो कैन रिड्यूस अपर मेटल ऑक्साइड। इस डायग्राम के अंदर आपके पास जो बिलो लाइन होगी वो रिड्यूस कर सकती है अपर मेटल ऑक्साइड के लिए। मोर लोअर द लाइंस मोर गुड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एलिंगन डायग्राम में जितना गिरा हुआ होगा उतना ही वो बेहतर होगा। गिरा मतलब जो नीचे होगा, कहते हैं ना आदमी मतलब गिर जाए तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, बट यहाँ पे उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी इसके एलिंगन डायग्राम के अंदर। एलिंगन डायग्राम के अंदर जो जितना ज़्यादा गिरा हुआ होगा, जो जितना ज़्यादा गिरा हुआ होगा वो ही बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब आपको होगी जी समझ में नहीं आया, तो इसके लिए आपको डायग्राम से क्लियर कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है, अब ये 3 लाइन तो आपको बनाने सीख लिए, ये नीचे वाली, फिर ऊपर जाने वाली, और फिर ये स्ट्रेट वाली। ये याद कर लोगे ना बच्चों, कोई मुश्किल नहीं आए, मेरे हिसाब से तो मुश्किल होनी नहीं चाहिए। बाकी आपको सारी लाइनें मिलेगी, रटना नहीं कुछ भी, बस ये 3 जरूर आपको ध्यान रखना है, रटना मना है। ठीक है, अब देखो एक जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसमें ये अचानक ही एक शार्प पॉइंट आता है। इसका मतलब क्या है कि जो शार्प पॉइंट आता है, मतलब या हम कहें एक सडन चेंज आता है। ठीक है, ये जो शार्प या सडन जिसको हम बोलते हैं, इसका मतलब है कि इस ये जो पॉइंट है उसका, वो आपका मेल्टिंग पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट। ए सडन और शार्प टर्न इन एलिंगन डायग्राम सो दैट एट दैट टेम्परेचर मेटल्स मेल्ट। तो जिंक के लिए तो क्या हो जाएगा, जिंक मेल्ट हो जाएगा। इसके अंदर अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान ली मैं इस टेम्परेचर की बात करूँ, चाहे 1400 केल्विन भी आप कह सकते हो। अगर इस टेम्परेचर की बात करूँ, कौन सा टेम्परेचर बच्चों, अगर मैं इस टेम्परेचर की बात करूँ, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्ट यहाँ निकालिए। अब इस टेम्परेचर से आगे आगे जिंक वाली लाइन ये है। ठीक है, ये जिंक वाली लाइन है, बाकी सारी CO वाली, C प्लस O2 वाली, ये सारी नीचे है। इसका मतलब क्या है, जो आपका जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, पहली लाइन क्या करे, CO, उसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा बच्चों, अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या बनेगा, O2, उसको क्या चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कहाँ से ले लेगा, जिंक से, तो जिंक अलग हो जाएगा और CO2 बन जाएगा। बताओ अब आपका मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, यही तो कर रहे हैं बच्चों। हमारा स्टेप ही क्या, आज का टॉपिक में क्या था कि मेटल ऑक्साइड को मेटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका कह रहा है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बना सकता है, यानी जो जिंक ऑक्साइड है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करके भी आपके पास जिंक प्लस CO2 बना सकता है। और जो तीसरी रिएक्शन है बच्चों, वो नीचे लिख रहा हूँ, तीसरी रिएक्शन क्या बन सकती है कि जो आपका जिंक ऑक्साइड है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करके आपके पास जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिंक से नीचे लाइन है वो सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट है,
मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट है। बट आपसे पूछ ले कि बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो जितना गिरा हुआ होगा, मतलब जो जितना नीचे होगा, वही आपके पास क्या होगा, मोर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बच्चों फिर से सुन लीजिए, अलिंगन डायग्राम के अंदर जिसकी लाइन नीचे होगी वो ऊपर वाली लाइन को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। हमेशा ही ऊपर वाली लाइन को क्या कर पाएगा, वो रिड्यूस कर पाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़े अब नेक्स्ट की तरफ। तीसरा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और यही हमने कुछ लगभग आपको बता दिया है, फिर भी एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी दैट आफ्टर 1400, ये ले रखा है इन्होंने, ऑल थ्री लाइन्स लाई बिलो जिंक लाइन। जितनी भी तीन लाइन है, कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, तीनों लाइन नीचे है। इसका मतलब ये जो तीनों कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, ये क्या कर सकते हैं, आपके पास है मेटल ऑक्साइड। कौन से मेटल ऑक्साइड, कौन सी लाइन ऊपर है, जिंक की, तो जिंक ऑक्साइड को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। बोथ CO एंड C, ऊपर CO है नीचे C है, दोनों तो एक ही बार लिखा जाए, कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर जिंक ऑक्साइड। मैंने क्या बोला कि जो नीचे लाइन है वो ऊपर वाली लाइन जो है उसको रिड्यूस कर सकती है, और जो रिड्यूस कर दे वो कौन सा एजेंट कहलाता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो ये तीनों ही आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है। लोअर लाइन कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर अपर लाइन मेटल ऑक्साइड। जो लाइन नीचे होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा अपर लाइन मेटल ऑक्साइड के लिए। मोर लोअर लाइन्स मीन्स मोर रिड्यूसिंग करेक्टर। जितनी ज़्यादा गिरा होगा ना वो उतना ही अच्छा होगा यहाँ पे, यानी जो जितना ज़्यादा नीचे होगा ना वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बिटवीन CO एंड C, अगर हम बात करें इसकी CO C में कौन होगा, तो भाई नीचे कौन है ज़्यादा, C है, तो कोक इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड को अगर रिड्यूस करवाना है और 1400 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर है, तो आपके लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड का भी नहीं होगा, उसके लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, उसके लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि कोक जो है C, दोनों लाइन नीचे ही है वैसे C वाली, तो C बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है बच्चों, बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये देखिए, अब इसमें कुछ समझिए, इसमें क्या समझना है वो मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ बच्चों। इस पॉइंट पे हम कंसीडर करके चलते हैं, आपको समझ में आ जाए ये वाला पॉइंट। ठीक, इस पॉइंट की बात करें तो थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ तो कलर चेंज के लिए आपको बता दूँ थोड़ा सा। ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ ना, ये लाइन ऊपर, ये एल्यूमिनियम के बच्चों, थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये लाइन किसकी आपके पास है, एल्यूमिनियम की है। ये लाइन किसकी है, एल्यूमिनियम की। ठीक है, जो भी कलर आपको दिखाई दे रहा है। और अगर मैं आपके पास ये जो लाइन है, ये ब्लू है, ये आपकी किसकी है, मैग्नीशियम की। अब बताइए मैग्नीशियम ऑक्साइड को कौन रिड्यूस करेगा। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, मैं वापस वही कलर अपने वाला चेंज कर लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, और वो पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, कौन सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, वो आपके पास मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करे और क्या बनाए, वो बनाए, इनको रिड्यूस कर दे कैसे, एल्यूमिनियम प्लस MgO। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है बच्चों, ठीक। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो MgO है उसके साथ हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाएं तो बन सकता है Al2O3Mg। कब कौन सा स्टेबल है, देखिए अगर मैं ये जो थोड़ी स्क्रीन लेने से अलग हो गई है हमारी लाइन, थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये जो ब्लू वाली लाइन है वो मैग्नीशियम पे आनी थी, अब बना देते हैं थोड़ा हमारी,
ये लाइन किसकी है? मैग्नीशियम। अब इस टेम्परेचर पे देखिए, तो इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है बच्चों, इस टेम्परेचर के बाद की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो इस पॉइंट से हैं, ये मैं सर्कल लगा रहा हूँ, इससे पीछे देखें जो भी ये टेम्परेचर है, इससे जो पीछे टेम्परेचर है उस पर मैग्नीशियम वाली लाइन नीचे है और एल्यूमिनियम वाली लाइन कहाँ है? ऊपर है। तो तब तो कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम वाली मेटल वाली लाइन ऊपर है और मैग्नीशियम वाली क्या है? नीचे। जो नीचे लाइन है वो ऊपर वाली को रिड्यूस कर सकता है। तो इसका मतलब ये वाली रिएक्शन होगी बच्चों, ये नीचे लिखी हुई वाली। इस पॉइंट से ऊपर बात करूं तो मैग्नीशियम वाली तो ऊपर चलेगी और एल्यूमिनियम वाली क्या रहेगी? नीचे। तब कौन रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा? एल्यूमिनियम। तो आपके पास क्या ध्यान रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अपन एनसीईआरटी उठा के देखना। इससे अगर कम टेम्परेचर है तब तो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है मैग्नीशियम। पर अगर इस टेम्परेचर से ज़्यादा कर देंगे इस पॉइंट से, तो आपके पास है मैग्नीशियम जो है वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर पाएगा। किसके लिए? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। फिर एल्यूमिनियम आपके रिड्यूसिंग एजेंट के काम करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए। तो ये ध्यान रखना है, जो लाइन नीचे होगी वो ऊपर वाले को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर नेक्स्ट की बात करें तो मैं आपको एक और आपको दिखा दूं। ये वाली लाइन देखिए, एफ ई वाली, ये टेम्परेचर, ये जो एक 1073 केल्विन है, 1073 जो केल्विन है, इस टेम्परेचर से देखें तो पीछे देखें तो आपकी जो कोक वाली जो लाइन है, कोक से CO2 बन रहा है, वो लाइन वो आपकी ऊपर है, लाइन ऊपर है। अच्छा, C+O2 CO वाली लाइन भी ऊपर है ना? अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे बच्चों कि इसमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कब बेटर होगा, वो आपको डिस्कस करना है। तो देखिए कैसे करोगे आप। इसमें क्या था कि 1073 केल्विन से नीचे, तो आपके पास ये वाली लाइन तो नीचे ही रह रही है, तब रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप 1073 केल्विन से नीचे टेम्परेचर पर अगर आप आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करवाना चाहते हो तो इसके लिए आपका रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके साथ रिएक्शन होगी और Fe से क्या बन जाएगा? CO2, Fe2O3 से Fe+ क्या बन जाएगा? पर 1073 केल्विन से यानी 1073 केल्विन से ऊपर कर दें तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट कौन सा हो जाएगा? कार्बन, क्योंकि वो लाइन सबसे नीचे है। तब आपकी रिएक्शन क्या बनेगी कि Fe2O3 प्लस कार्बन टू फॉर्म Fe+CO। अब आपसे यही पूछा जाएगा कि आयरन ऑक्साइड के लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन, कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो अब आपको आंसर देना है कि अगर 1073 केल्विन से टेम्परेचर अगर नीचे है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा है, किससे? 1073 केल्विन से, तो आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? कार्बन होगा। तो डायग्राम को देखकर इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाए उनका जवाब दे सकते हो। एनसीईआरटी के अंदर आपके क्वेश्चन है, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो समझाया वो लिखा हुआ भी आ गया। चलो, क्या कहता है ये बात कर रहा है कि बिलो दिस टेम्परेचर कोक इज नॉट अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। तब तो कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने बताया ना, क्योंकि वो लाइन क्या कर रही थी? नीचे, देख सकते हो ना आप। एनसीईआरटी बुक से देखोगे तो और भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये इस तरह से रिएक्शन हो सकती है। मैंने Fe2O3 वाली करवाई, आप दूसरी रिएक्शन भी करके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर Fe3O4 है तो वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से हम एलिंगम डायग्राम से किस तरह से हम कर सकते हैं। अगर इससे अगर ऊपर है अब वो दिस टेम्परेचर, तो आपका कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, जो पहले नहीं था। फिर ये रिएक्शन हो जाएगी कार्बन से CO2। ठीक है बच्चों, कर लोगे इस तरह से, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल में, हमने पहला मेथड कर लिया कौन सा? एलिंगम डायग्राम कर लिया। अब हम करेंगे रिड्यूसिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। इनको हम देख लेते हैं कि इनको हम कैसे रिड्यूस करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? एक रिएक्टिविटी सीरीज रखनी है, याद करनी है। क्या करनी है? रिएक्टिविटी सीरीज। वैसे तो याद होगी, ये जो आपका एल्यूमिनियम है ना,
एल्यूमिनियम से ऊपर जितनी मेटल आती है वो आपकी आती है हाईली रिएक्टिव मेटल। कौन सी आती है? हाईली रिएक्टिव मेटल। और कार्बन से लेकर जो लेड तक होती है यानी हाइड्रोजन तक होती है वो आती है आपकी मिडल रिएक्टिव मेटल। कौन सी आती है बच्चों? मिडल रिएक्टिव मेटल। और जो हाइड्रोजन से नीचे वो कौन सी आती है आपके पास है? लोअर रिएक्टिव मेटल्स। कौन सी आती है? लोअर रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है। और आपको पता है कि हमेशा ही ना जो हाइयर रिएक्टिविटी वाला है वो रिप्लेस हो जाता है। ये जो ट्रिक भी लिखी है कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी एज क्यूट जेब्रा, किसी को क्यूट जेब्रा बुला रहा है तो उसको मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा तो वो कह रहा है भी मुझे ये क्यूट जेब्रा बुलाना बंद कीजिए। तो प्लीज़ से ये जो हेडिंग नीचे सॉरी अंडरलाइन कर रखा है उसका आप ट्रिक याद कर सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता क्योंकि 10th में है तो आपको याद होगी, आपको याद होनी भी चाहिए। अगर हम बात करें इसमें तो इस तरह से इसमें हम समझ सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ZnSO4 प्लस कॉपर, तो क्या ये कॉपर इसको रिप्लेस करवा देगा? क्या ऐसी रिएक्शन बन जाएगी कि CSO4 प्लस जिंक? तो देखिए अगर ये जो कॉपर है जो आपका आएगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऐसा क्या है क्या? तो कॉपर तो जिंक से नीचे रहेगा। देखो कॉपर तो यहाँ है, जिंक यहाँ है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। तो रिएक्शन कैसी हो सकती है? तो रिएक्शन कैसी होगी उसको हम भी देख लेते हैं। मैं अगर ऐसा लिखता CuSO4 प्लस जिंक, तो ये रिएक्शन क्या ZnSO4 प्लस कॉपर इस तरह से रिप्लेस हो जाती? जरूर हो जाती, क्योंकि जो सिंगल है उसकी रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा रिएक्टिव अगर मेटल्स है तो वो लोअर रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा। 10th क्लास में थी हमारी ये रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन थी बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो ये आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज तो याद करनी पड़ेगी। अब ये जो एग्जांपल देखिए रिएक्टिविटी सीरीज का एक और एग्जांपल चलो देख लेते हैं। मेटल विच आर ऑन टॉप ऑफ दिस सीरीज आर मोर रिएक्टिव। जो मेटल्स टॉप ऑफ दिस सीरीज होगी वो आपकी ज़्यादा रिएक्टिव होगी, और जो सीरीज में नीचे होगी वो क्या होगी? लेस रिएक्टिव। जैसे K प्लस FeSO, के तो सबसे ऊपर है तो रिप्लेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पोटासियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो पोटासियम विल रिप्लेस फ्रॉम इट्स रिप्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होगी तो वो लोअर रिएक्टिव जो मेटल्स होगी सॉल्यूशन के अंदर उसको रिप्लेस कर देगा। सोडियम प्लस, अब कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे आता है ना, और पोटासियम के बाद क्या आता है? सोडियम। तो सोडियम कैसा है आपका? सोडियम जो है वो आपका कैसा है? हाईली रिएक्टिव है, और हाईली रिएक्टिव है सीरीज के अंदर तो ये सब रिप्लेस कर देगा। तो आपके पास Na2SO4 बन जाएगा, कॉपर आपका अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट टॉपिक था रिडक्शन बाय हीट। इसमें आपका एक टॉपिक आता है पायरोमेटलर्जी, ऑक्साइड ऑफ मेटल विच आर प्रेजेंट एट बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब अगर आपके पास लोअर रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड हैं, किसके हैं? लोअर रिएक्टिव। और लोअर रिएक्टिव मेटल कौन से? कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है। ये जो मेटल्स है ये कैसे आती है? आपकी लोअर रिएक्टिव मेटल्स आती है क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर है। अगर इनके ऑक्साइड है तो कुछ नहीं करना, कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लेना, आपको केवल क्या कर देना है? हीट कर देना है। हीट करते ही ये ऑक्साइड आपका रिड्यूस हो जाता है मेटल के अंदर, एंड दिस मेथड इज नोन एज पायरोमेटलर्जी। क्योंकि पायरो का मीनिंग ही क्या होता है? पायरो का मीनिंग ही हीट होता है। पायरो का मीनिंग भी क्या होता है? हीट होता है। ग्रीक लैंग्वेज वर्ड पायरो मीन हीट। तो अगर आपके पास लोअर रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड है और उनको हीट करके मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर दें तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? पायरोमेटलर्जी। ठीक है बच्चों। तो अगर मर्करी ऑक्साइड है, हीट किया, मर्करी प्लस ऑक्सीजन। सिल्वर ऑक्साइड है, सिल्वर प्लस ऑक्सीजन। गोल्ड ऑक्साइड है तो गोल्ड प्लस ऑक्सीजन। सिंपल है, उसको हम क्या बोलते हैं? पायरोमेटलर्जी। तो आई होप आपको समझ में आया कि पायरोमेटलर्जी क्या होता है। कि अगर हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हाइड्रोजन से जो भी नीचे है मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड को केवल हीट करना है और मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पायरोमेटलर्जी। नेक्स्ट स्मेल्टिंग क्या होती है? जिसको आप कार्बन से रिड्यूस कर पाओ। किससे कर पाओ आप? है कार्बन से, रिडक्शन बाय कार्बन। अगर आप किसी को कार्बन से रिड्यूस कर पाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्मेल्टिंग बोलते हैं। अब कार्बन से नीचे जो भी है जैसे जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, इनके लिए जैसे कॉपर भी आ जाएगा, तो इनके लिए कार्बन किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर इनके ऑक्साइड है जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस CO2 Fe2O3, ये देखा ना किस टेम्परेचर पे, ये भी ध्यान रखना। कार्बन बेस्ट कब है? किस टेम्परेचर पे। और कार्बन के साथ रिएक्शन कराएं तो कार्बन को रिड्यूस करा सकता है। तो अगर हम ऐसी मेटल के ऑक्साइड हैं
जो रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बन से नीचे हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, कार्बन से नीचे हैं, उनको हम कार्बन की सहायता से अगर उनको मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करवा दें तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्मेल्टिंग कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप बुक से नोट्स के अंदर तैयार कर सकते हो, या जो मैंने अभी बोली है उनको भी लिख सकते हो, या फिर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्मेल्टिंग। क्या बोलेंगे बच्चों, स्मेल्टिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से भी कर सकते हो, जैसे रिएक्शन रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, रिडक्शन बाय मैग्नीशियम। रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम को बोलते हैं थर्माइट रिडक्शन, ध्यान रखना, और 10th में भी थे थर्माइट रिडक्शन। और रिडक्शन बाय मैग्नीशियम क्रोल्स प्रोसेस। अब आप कहोगे जी ये मतलब आप राजनीति कहाँ से आ गई, तो ये राजनीति नहीं, एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप थोड़ा सा समझ पाओगे। ठीक है, मुझे कोई ये मतलब यहाँ पे कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं। तो एक सरकार पार्टी है पश्चिम बंगाल के अंदर, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस के अंदर क्या होते हैं कि जो आपके पास 24-25, ये ध्यान रखना है, 24-25 के जो युवा हैं वो मतलब शामिल हो रहे हैं इसके अंदर, तृणमूल कांग्रेस के अंदर। ठीक है, चाहे वो युवा जो है 24 साल के 25 साल के। अब आपको क्या रखना है, यहाँ से आपको मैं हिंट बताता हूँ कि आपको याद क्या होगा। देखिए, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, मैंने लिखा था तृणमूल कांग्रेस, और यहाँ पे लिखा था 24 और 25 साल के युवा ज्वाइन कर रहे हैं इसको। ठीक, 24 एटॉमिक नंबर किसका होता है बच्चों, क्रोमियम का होता है, और 25 किसका होता है, मैग्नीज का होता है। तो अगर क्रोमियम का ऑक्साइड है और अगर मैग्नीज का ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीज एंड क्रोमियम मेटल्स आर रिड्यूस्ड टू मेटल विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम, उनको हम एल्यूमिनियम की सहायता से रिमूव कर सकते हैं, उनके ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, उस रिडक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्माइट रिडक्शन बोलेंगे बच्चों। उस रिडक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्माइट रिडक्शन। तो याद बने 24-25। अब आपको जी टीएमसी का क्या रोल था, ऐसे ही करवा देते, तो टीएमसी का भी रोल बता देता हूँ। पहले यहाँ से याद हुआ 24 किसका होता है, क्रोमियम का, और 25 मैग्नीज का। और उनके लिए अगर उनके ऑक्साइड है, क्रोमियम और मैग्नीज के ऑक्साइड है, तो उनको हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम की सहायता से हम उनको रिड्यूस करवा देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्रोल प्रोसेस के अंदर अब जो तृणमूल कांग्रेस था, टीएमसी, सी का मतलब क्रोल प्रोसेस। ठीक, सी का मतलब क्रोल प्रोसेस, टी का मतलब टाइटेनियम, और एम का मतलब मैग्नीशियम। अगर आपके पास टाइटेनियम को रिड्यूस करवाना है, टाइटेनियम का कोई मेटल है और है, और उनको हमने रिड्यूस करवा दिया है मेटल के अंदर, तो मैग्नीशियम के साथ कराएंगे और उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोल प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोल प्रोसेस। तो टीएमसी 24-25 ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ऑक्साइड ऑफ टाइटेनियम मेटल्स इज रिड्यूस टू मेटल विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम एंड दिस प्रोसेस नोन एज क्रोल्स प्रोसेस, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्रोल प्रोसेस। तो आपको ध्यान हुआ, एक तो क्या लिखना है, टीएमसी और 24-25। ठीक है, तो ये जो आपके पास है 24 और 25, क्रोमियम और मैग्नीज, तो इनको तो बोलते हैं थर्माइट, ठीक से थर्माइट भी याद रख सकते हो। और दूसरा है टाइटेनियम, मैग्नीज से रिड्यूस होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोल्स प्रोसेस। ठीक है, और उनको बोलेंगे थर्माइट रिडक्शन। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हमने एलिंगम डायग्राम के पढ़ा, और हमने आपके जो दूसरा जो मेटल ऑक्साइड को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अभी हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन रहता है। अभी हमने केवल स्मेल्टिंग के बारे में पढ़ा, पायरोमेटलर्जी के बारे में पढ़ा, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं उनसे कैसे रिडक्शन करवा सकते हैं उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।